आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 हिंदी अनिवार्य पेपर की आंसर की, यानी कि 12वीं के हिंदी अनिवार्य पेपर की टोटल आंसर की हमने देखने वाले हैं आज। और ये आंसर की कोई टीचर द्वारा आंसर की बनाई हुई नहीं है, यह ऑफिशियल आंसर की है। अजमेर बोर्ड द्वारा प्रकाशित जो ओरिजिनल आंसर माने गए हैं वो यह आंसर की है। और इसके अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर बताने वाला हूँ, तो आप सभी साथ ही साथ लगा लीजिएगा कि आपको कितने कितने अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हमारा खंड ए आता है जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ नीचे दिए गए वास्तविक प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में उत्तर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक पद्यांश है, चलो उसको पढ़ते हैं। उसके बाद में इसमें जो आंसर है क्वेश्चन है उनको हम आंसर बताएंगे। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे उपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है। मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान तो निरंतर गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुख वही है जिसका मन वश में है, दुखी वही है जिसका मन परवश है। जिसका मन अपने वश में नहीं है वह दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। तो ये हमारा पद्यांश था। इसमें क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुख और दुख। याद रखिएगा कि आपने भी यही आंसर लगाया था तो एक नंबर आपका पक्का समझ लीजिएगा। पहला आंसर होगा हमारा सुख और दुख। दूसरा क्वेश्चन हमारा सुखी कौन है। तो सुखी कौन है, इसका राइट आंसर होगा जिसका मन वश में है, यानी ए, जिसका मन वश में है। देख सकते हैं आप, ये रही आंसर की हमारी, इसके अंदर सारे आंसर बता रखे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन का है, इसके ये अजमेर बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गई है, कोई डुप्लीकेट आंसर की नहीं है, ये ऑफिशियल आंसर की है, इसलिए इसको आप रियल मान सकते हैं और इसके अनुसार आप अपने नंबर काउंट कर सकते हैं कि आपको कितने अंक प्राप्त होंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है मनुष्य किसके लिए जी रहा है। तो देखिए विधाता की योजना के अनुसार मनुष्य जी रहा है, इसमें बे आंसर होगा इसका। अगर आपने ये करके आए तो आप अपना एक अंक समझ लिया आपका पक्का हो गया। चौथा क्वेश्चन आता है मिथ्या आडंबर कौन रचता है। तो इसका आंसर होगा जिसका मन अपने वश में नहीं है, जिसका मन अपने वश में नहीं है, यानी कि सही इसका आंसर हो जाएगा, जिसका मन अपने वश में नहीं है। पांचवा क्वेश्चन हमारा आता है अबोध कौन है। तो देखिए जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरों पर उपकार कर रहा है वह अबोध है, यानी कि इसका ए आंसर हो जाएगा पांचवे का, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन हमारा आता है सुख और दुख क्या है। तो देखिए मन के विकल्प हैं सुख और दुख, इसके आंसर होगा मन के विकल्प, यानी कि स। अगर आपका आंसर सही लगा कि आप आए थे तो आपका एक नंबर पक्का समझिएगा। तो देखिए अब हमारे पहले का दूसरा पार्ट आ जाता है जिसमें लिखा है अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। तो देखिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चनों के आंसर बता देता हूँ। जैसे कि हमारा सातवां क्वेश्चन है रोना और मचल जाना क्या दिखाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा ए, आनंद को यह दर्शाता है। रोना और मचल जाना ये आनंद को दर्शाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ए। सातवें का राइट आंसर होगा ए, याद रखिएगा। अगर आप ए लगा के हैं तो आपको एक अंक प्राप्त हो जाएगा। जयमाला किसकी बनी होती थी। तो इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा से, सही, यानी कि आंसुओं की, किसकी, आंसुओं की, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा से। अगर आप से लगा के हैं तो आपको एक अंक प्राप्त होगा। सबके चेहरे क्यों चमक उठे। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मुस्कान देखकर। किसको, मुस्कान को देखकर सबके चेहरे चमक उठे थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 10वां क्वेश्चन हमारा था इस पद्यांश का शीर्षक क्या है। तो देखिए इसका शीर्षक होगा से, यानी बचपन। इसका राइट आंसर होगा बचपन, यानी कि से, याद रखिएगा बचपन। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आप लगा सकते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा था दादा ने कवित्री को क्या दिखलाया, यानी कि उन्होंने क्या दिखलाया था। वो दिखलाया था ए, चंदा। किसको दिखलाया था, चंदा को, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन आता है नयन नीर युक्त का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है आंसू भरी आंखें सॉरी, इसका अर्थ है आंसू भरी आंखें। नैन यानी आंखें, नीर यानी जल की बात हो रही है और युक्त यानी उससे भरी हुई, तो आंसू से भरी हुई आंखों की बात यहाँ पे हुई थी। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों में भरना है। खालिस्तान मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो इसका राइट आंसर होगा भाषा। क्या लिखना है आपको, भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा भाषा। पहले में क्या आएगा, भाषा। दूसरा क्वेश्चन है भाषा का लिखित रूप ही खालिस्तान कहलाता है। तो वो है लिपि। क्या आंसर है, लिपि। ये देखिए इसमें ऑफिशियल जो हमारे आंसर किए उसमें सारे आंसर दे रखे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का पूरे आंसर दे रखे हैं रिक्त स्थानों की। तीसरा क्वेश्चन हमारा रहता है घोड़ी सवारी के काम आता है। वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। तो इसमें है अभिदा। क्या, अभिदा। चौथा क्वेश्चन होता है हमारा लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाला खालिस्तान शब्द शक्ति होता है। तो वो है लक्षणा। क्या होता है, लक्षणा। इसका राइट आंसर होगा लक्षणा। आप देख सकते हैं चौथे का आंसर लक्षणा। और नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन होता है चारू चंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में खालिस्तान वर्ण की आवृत्ति के कारण खालिस्तान अलंकार आया। तो देखिए च
6 वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार यहाँ पे आया है, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन हमारा है जहाँ शब्द की आवृत्ति को किंतु अर्थ भिन्न हो वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है, तो ये है यमक। कौन सा? यमक अलंकार, याद रखिएगा, यमक अलंकार। छठा क्वेश्चन का आंसर होगा यमक अलंकार। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो पहला आता है निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों का अर्थ लिखिए। तो सबसे पहले आता है नोटिस, इसका अर्थ होगा सूचना, जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, तो सेकंड हमसे पूछेगा सर्कुलर का यानी परिपत्र, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है तीसरे का, शब्दकोश क्या होते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर माना गया है, शब्दकोश शब्द का खजाना है जिसमें शब्दों का अर्थ बताया जाता है। आशय वाले उत्तर स्वीकार। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है? तो देखिए इसका आंसर यह माना गया है इंटरनेट पर खबरों का आदान प्रदान या प्रकाशन, इस आशय के उत्तर स्वीकार्य है, यानी कि इसका यह आंसर स्वीकार्य है, इंटरनेट पर खबरों का आदान प्रदान या प्रकाशन। चौथा क्वेश्चन हमारा है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए इसका आंसर होगा ये रहा, चौथे का आंसर लक्ष्मीन या लक्ष्मी। पांचवा क्वेश्चन हमारा आता है यशोधरा बाबू अपनी घरवाली के आधुनिकांशा आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? तो देखिए पांचों का आंसर यहाँ पे माना गया है। तो इन देखिए इसमें बोला गया है शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे। इनमें से कोई भी उत्तर स्वीकार किया जा सकता है। अगर आपने ये लिख के आए तो भी आपका राइट आंसर है, ये लिख के आए तो भी राइट है, ये भी लिख के आए तो भी राइट है, और ये लिख के आए तो भी आपका आंसर राइट माना जाएगा। इनमें से कोई सा भी अगर आप लिख के आए हैं तो। छठे क्वेश्चन हमारा सिल्वर बेल्डिंग से इस कहानी का क्या आशय है? तो देखिए छठे का आंसर है विवाह की 25वीं वर्षगांठ यशोधरा बाबू की आशय में उत्तर ये अनिवार्य या फिर स्वीकार्य होगा, इतना उत्तर स्वीकार्य होगा। छठा क्वेश्चन हमारा, सातवां क्वेश्चन हमारा है जूझ कहानी के आधार पर बताएं कि लेखक के पिता ने अपनी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? सातवां आंसर है ताकि लेखक के पिता को गांव में आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, यह इसका आंसर मान्य होगा। आठवां क्वेश्चन आता है हमारा कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा नहीं लगता था? तो आठवें का आंसर होगा अकेले रहने पर कविता ऊँची आवाज़ में गाई जा सकती थी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकता था, कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा भी जा सकता था, और यह उत्तर स्वीकार्य होगा। और नवा क्वेश्चन हमारा है कवि रघुवीर सहाय की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो 90 का आंसर होगा किन्हीं दो रचनाओं के नाम स्वीकार है, जैसे कि सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कोई दो नाम स्वीकार्य होंगे। इनमें से तीनों में से आप कोई से भी आप मान सकते हैं। 10वां क्वेश्चन आता है हमारा महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 10 का आंसर है जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। 11वां क्वेश्चन होता है स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? जूझ कहानी के आधार पर बताएं। तो देखिए 11वें का आंसर होगा बसंत, आपको दिखा देगा बसंत पाटिल की दोस्ती और मास्टरों की अपनेपन के व्यवहार के कारण उनका पढ़ाई में मन लगने लगा था, ये इनके आंसर मान्य है। देखिए अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्द सीमा में देना है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा मुद्रित माध्यम में लेखक के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर जो माना गया है अजमेर बोर्ड द्वारा वो है चौथे का आंसर भाषा, व्याकरण, वर्तनी शैली, प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर, समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन पर पालन करना, लेखक और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना, भाव के उत्तर स्वीकार्य होंगे। इन सब की अगर आप कोई टॉपिक या फिर इनसे रिलेटेड कुछ लिख के आए तो आपका उत्तर स्वीकार्य होगा और आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। 5वां क्वेश्चन आता है पत्रकारीय लेखन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसका आंसर माना गया अखबार या अन्य समाचार माध्यमों के काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुँचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से पत्रकारीय लेखन कहते हैं, इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। 6वां क्वेश्चन हमारा है अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य करने को लेकर 5 वाक्य लिखिए। तो देखिए 6वां क्वेश्चन का आंसर इसमें बताया गया है छात्र की कल्पना शक्ति पर आधारित मौलिक उत्तर स्वीकार्य होगा, यानी ये आंसर आपको अपने हिसाब से लिख के आना है, उस हिसाब से आपको आंसर इसके मिलेंगे, ये कोई फिक्स आंसर इसका नहीं है। 7वां क्वेश्चन आता है बात सीधी थी पर कविता की मूल संवेदना क्या है? तो 7वें का आंसर यह होने वाला है, देखिए कविता में तथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई, जिसे हर पेज के लिए एक नई खांचा होता है, वैसे ही हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, हर शब्द का अपना विशेष अर्थ भी होता है। अच्छी कविता के लिए सही बात का सही शब्दों में जुड़ना जरूरी होता है, इनमें से यह आपका आंसर मान्य होगा। 8वां क्वेश्चन हमारा है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो 8वें का जो आंसर माना गया है वो है जिस प्रकार पतंग आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए किसी सीमा में नहीं बनती, उसी प्रकार बच्चे पतंग उड़ाते समय भय पर विजय पाते हुए गिरते संभलते रहते हैं, उन्हें बांधना मुश्किल होता है,
और यह आपका उत्तर स्वीकार्य माना जाएगा। नवा क्वेश्चन हमारा है शीरीष को कालजयी अवधूत मानने के पीछे लेखक के क्या तर्क दिए थे। तो नवा क्वेश्चन हमारा है शीरीष अवधूत की भांति दुख हो या सुख हार नहीं मानता, बाह्य परिवर्तनों धूप वर्षा आंधी लू से भी सरस बना रहता है, यह वायुमंडल से अपना रस खींचता है और सदैव कोमल और कठोर बना रहता है। यह उत्तर अगर आप इससे रिलेटेड उत्तर लिख के आएँ तो आपका उत्तर मान्य होगा। 10वां क्वेश्चन हमारा था जैनेन्द्र जी के अनुसार पंजिंग पावर क्या है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर समझाएं। तो देखिए 10वां का आंसर माना गया है पेचिंग पावर पैसे के गर्व से उत्पन्न केवल एक विनाश शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यक्ति की शक्ति है जिससे बाजारूपन और कपट बढ़ता है। ऐसे लोग ना तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। ये अगर आप इससे रिलेटेड लिख के आएँ तो आपका आंसर राइट होगा। 11वां क्वेश्चन हमारा यशोधर बाबू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचे थे। तो इसका राइट आंसर होगा 11वां दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाते, उनके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने या स्वयं की प्रभु का ध्यान लगाते, वहां से पहाड़गंज जाकर घर के लिए साग सब्जी खरीदते, किसी से मिलना जुलना हो तो वह भी इसी समय कर लेते थे। इसी कारण यशोधरा बाबू 8 बजे से पहले घर नहीं पहुंच पाए या फिर नहीं पहुंच सकते। लास्ट और 12वां क्वेश्चन हमारा ब भाग का दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की, जुट कहानी के अनुसार समझाएं। तो देखिए दत्ताजी राव ने लेखक के पिता को डांट कर लेखक को पढ़ने भेजने के लिए तैयार किया। अगर इससे आप रिलेटेड लिख के आएँ तो आपका आंसर राइट माना जाएगा। देखिए हमारा बात है खंड से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 250 शब्द सीमा में देने हैं। तो इनके आंसर जो बोर्ड ने बताए हैं वो कुछ मेन टॉपिक को सिर्फ बताए हैं। अगर आप उनसे रिलेटेड लिख के आते हैं तो आपको नंबर अच्छे प्राप्त होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा आता है 13वां, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा है, उसके स्थान पर यदि आप होते तो साक्षात्कार किस प्रकार से लेते। और दूसरा अथवा में दिया है उषा कविता के आधार पर बताएं कि कवि ने किस उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दी है, इसके आधार पर अन्य किस उपमानों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर बोर्ड द्वारा यह माना गया है प्रश्नकर्ता का उद्देश्य किसी भी पीड़ा को बहुत बड़े दर्शन वर्ग तक पहुंचाना और दर्शकों को पीड़ा के प्रति संवेदनशील बनाकर दुख दर्द और यातना को बेचना रहा है। तो और इसके अतिरिक्त छात्रों के मौलिकता पर आधारित उत्तर स्वीकार्य होगा। और इससे रिलेटेड आप लिख के आएँ तो वो तो मान्य होगा, और आप अपने मौलिकता अपने हिसाब से लिख के आएँ तो वो भी मान्य होगा। और अथवा में जो क्वेश्चन था कि कवि द्वारा प्रयुक्त उपमान नील शंख और रखा के लीप चौका राख से लीप चौका और काली सील लाल केसर से धुली हुई, गीला चौका स्लेट पर मली हुई लाल खड़ियाँ और उसमें दे रखा है नीले जल में झिलमिलाती गोवर्धे आदि। अन्य उपमानों का प्रयोग करते हुए छात्र स्वतंत्र है किंतु प्रयोग तर्क संगत होना आवश्यक है। यानी कि इनका तो आपको करना है और अगर आप करते हैं तो उसके साथ में आपको तर्क देना होगा आंसर में इसके। 14 क्वेश्चन हमारा जाता है भगत जी का आचार समाज शांति और समता की स्थापना किस प्रकार सहायक हो सकती है। और अथवा इसमें दे रखा है क्वेश्चन ढोलक की थाप मृत गांव में किस प्रकार संजीवनी भरती थी, पठित कहानी पहलवान की ढोलकी के आधार पर उत्तर लिखिए। तो देखिए इसमें जो आंसर माने गए हैं वो है भगत जी खुली आंख तुष्ट और मग्न चौक बाजार में चलते हैं, बाजार से हठपूर्वक मुख्यता उनमें नहीं है, लेकिन बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए। वे बाजार रूप को नहीं बढ़ाते। आशय के उत्तर विस्तार पूर्वक तार्किक रूप से स्वीकार्य होंगे। इससे रिलेटेड आप लिख के आए हैं तो आपका आंसर स्वीकार्य माना जाएगा। और इसमें अथवा में दे रखा था जो पहलवान की ढोलकी वाला, तो वो था पहलवान की ढोलकी कहानी के आधार पर भूख और महामारी से दम तोड़ रहे गाँव को मौत से लड़ने की ताकत देते रहने के साथ स्वयं को जिलाए रखना ताकि गांव को इस पीड़ा से बाहर निकाल कर जीवित रखा जा सके। इससे रिलेटेड आप लिख के आए तो आपका आंसर मान्य होगा। 15वां क्वेश्चन हमारा दे रखा है इसमें सिल्वर वेल्डिंग कहानी के यशोधरा बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच का वैचारिक अंतर दिखाई देता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है और जूझ कहानी के आधार पर उसका उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो 15वें का आंसर हमारे यहाँ पे टॉपिक जो मेन बिंदु माने हैं वो ये हैं सिल्वर वेल्डिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद, उनकी पत्नी का मातृत्व वंश, अपने बच्चों के साथ नवीन प्रतिमानों को अपनाना आदि के आधार पर तार्किक उत्तर स्वीकार्य होगा। यानी इनसे रिलेटेड आप लिख के आए हैं
इन बिंदुओं से, तो आपका उत्तर मान्य होगा। और साथ में बताया विद्यार्थी के जीवन में गुरु के महत्व को झूठ कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। गुरु जी के महत्व के प्रति छात्रों के मौलिक उत्तर भी स्वीकार्य होंगे, यानी कि कहानी के आधार पर भी स्वीकार्य होंगे और आप अपने हिसाब से क्या लिख के आते हैं वो भी स्वीकार्य होगा। अब 17 क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा समय ना का बताएं। निम्नलिखित पद्यांश का प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। सॉरी, हम 16 क्वेश्चन भूल गए थे। हरिवंश राय बच्चन की कवि परिचय लिखिए तथा धर्मवीर भारती का लेखक परिचय लिखिए। तो देखिए इसका आंसर आपको जो बोर्ड द्वारा मान्य गया है वो यह है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन का परिचय इसमें पूरा दिया है, जन्म, फिर रचनाएं, आरती और रंगे आदि सब इसमें दिया गया। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाना चाहता मैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आराम से मिलान कर लीजिएगा कि आपने क्या लिख के आए हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और जो 17वां क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर यह होगा। आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 18वां, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसका जो आंसर है माना गया है 18वें का। तो देखिए इसमें जो मेन बिंदु बताए गए हैं सिर्फ कि लेखक कौन है, पाठ का नाम क्या है और सरल भाषा में गद्यांश के सप्रसंग व्याख्या स्वीकार की जाएगी, जो आप अपने हिसाब से करके आएंगे। इसमें जो मेन बिंदु थे कि भाई लेखक कौन है, महादेवी वर्मा थी, और पाठ का नाम इसमें बताया गया है। और इसमें जो बताया गया वो आप देख सकते हैं। और अथवा वाला आंसर भी इसमें दे रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1900 आपके क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु निवेदन तैयार कीजिए। तो इसका आंसर तो निर्धारित प्रारूप में निवेदन स्वीकार की जाएंगे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसका आंसर बोर्ड ने कोई अलग फिक्स नहीं बताया है। और निबंध के लिए तो आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं, तो उनके टॉपिक जो मान्य रखे गए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि वर्तमान परिक्षेप में छात्रों हेतु इंटरनेट की क्या आवश्यकता है, तो उसके इसमें टॉपिक बताए गए, जैसे कि प्रस्तावना, इंटरनेट का अर्थ एवं उपयोग, इंटरनेट की छात्र हेतु आवश्यकता, इंटरनेट के लाभ एवं हानियां और निष्कर्ष। इस तरह से आपको इस पर निबंध लिख के आने थे। दूसरा जो माना गया है टॉपिक था असम और राजस्थान संस्कृति, समानता और असमानता। तो इसमें जो टॉपिक देखिए आप दे रखे हैं, इसमें आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो थर्ड बिंदु था हमारा निबंध का, वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके अंदर जो टॉपिक है इंपोर्टेंट होने वाले थे वो बोर्ड ने बताए हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तात्पर्य, बेटियों को बचपन की आवश्यकता क्यों और कैसे, बेटियों का समाज पर परिवार में स्थान, बेटी पढ़ाने की आवश्यकता, राष्ट्र के विकास में बेटियों का योगदान और निष्कर्ष। और चौथा है बढ़ती हुई महंगाई के जो टॉपिक होने वाले थे वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई के समाज का प्रभाव, महंगाई पर बढ़ने का कारण, महंगाई को बढ़ाने से रोकने हेतु क्या उपयोग किए जा सकते हैं, महंगाई का आम जीवन पर क्या प्रभाव और निष्कर्ष। तो ये सभी थे इंपोर्टेंट विषय के क्वेश्चन। आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आप सभी का धन्यवाद।